अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर रज़ा। और जैसा कि आपको पता है, डेली भारत हिंदुस्तान का एक हिंदी न्यूज़ चैनल है जो लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। आज हम बात करेंगे, चूँकि दो जगह हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो आज के हमारे मेहमान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा उमैर रज़ा जादवपुरी हमारे क्लीन वाटर के प्लांट में मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि तो वबरकातुहू। उमैर भाई, मैं समझ रहा हूँ कि सन 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद में ये इलेक्शन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस लीड कर रही है या बीजेपी लीड कर रही है? देखिए, जिस तरीके से सुबह से लगातार जो रुझान चल रहे हैं, उन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस दोनों जगह आगे थी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अभी कुछ देर से रुझान कुछ उलटते नज़र आ रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो रुझान आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे। आपको जो आप, चूँकि मैं देखता हूँ कि आप काफ़ी पॉलिटिकल रुचि रखते हैं, तो आपका क्या नतीजा तजुर्बा है, ये जो आप लगातार आपकी नज़र बनी हुई है, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस लीड कर पाएगी या फिर कांटे की टक्कर होगी या फिर कांग्रेस लो हो जाएगी? देखिए, ये बात तो ठीक है कि कांटे की टक्कर चल रही है दोनों जगह, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और हरियाणा के अंदर अभी कांटे की टक्कर है, इसमें कुछ नहीं, भी कांग्रेस नहीं। सरकार बनाने जा रही है या वहाँ का इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है? हाँ, जो कांग्रेस के साथ में जो और वहाँ के सहयोगी दल हैं, उनके साथ में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हरियाणा के अंदर काफ़ी देर से रुझानों में उलट-पुलट नज़र आ रहा है। तो इसलिए हरियाणा की तस्वीर जो है वो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। अच्छा, जो 10 साल वहाँ पर बीजेपी हुकूमत कर रही है, क्या उसके खिलाफ, जो चूँकि जो सरकार होती है, सत्ता होती है, तो लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं, या कि यहाँ तक कि उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको कहीं न कहीं मतलब असहज महसूस करते हैं या उनकी बात मानी नहीं होती है। क्योंकि जब सत्ता होता है ना, तो हर कार्यकर्ता को काफ़ी उम्मीद होती है। तो सरकार, कहीं की भी सरकार हो, वो कार्यकर्ता के उम्मीद पर खरा तो नहीं उतर सकती। तो मैं देखता हूँ कि जहाँ सरकारें होती हैं वहाँ पर कार्यकर्ता काफ़ी हद तक नाराज़ होते हैं। तो क्या बीजेपी को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा, या बीजेपी जो जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ सन 2014 के बाद में लगातार ज़्यादातर इलेक्शन में उसने लीड किया है, तो क्या आप हरियाणा को क्या कह सकते हैं कि लीड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, पूरी तरीके से जहाँ तक मैं कहूँगा कि 10 साल से पिछले हरियाणा के अंदर कांग्रेस नहीं है, बीजेपी शासन में है, लेकिन उसका कुछ फ़र्क ख़ास पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि इसलिए अभी बीच में मुद्दे तो हरियाणा के अंदर काफ़ी थे, पहलवानों का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा, किसानों का मुद्दा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की लहर थी, वो रुझानों में नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ तक की बात रही कि जहाँ सरकार होती है, जिस राज्य में सरकार होती है, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन उससे कुछ इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है कि कार्यकर्ता नाराज़ हों या फिर बीजेपी को वोट ना दिया हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी बहुमत में बीजेपी को वहाँ जिताने जा रहे हैं। हरियाणा की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैं इस वक़्त देख रहा हूँ कि बीजेपी 48 सीटों पे लीड कर रही है, वहीं कांग्रेस 36 पर कर रही है। तो क्या ये ऊपर-नीचे हो सकता है या बीजेपी निकल जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत कम सीट का अगर इसमें उलट-फेर नज़र आएगा, तो कहाँ 36 और कहाँ 48, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीटों का फ़र्क नहीं आएगा। नहीं, अभी तो 11 सवा 11 हो रहे हैं, तो अभी तो नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को, क्योंकि अभी तो बमुश्किल 30% वोटिंग हुई है, अभी नहीं, 70% बाकी है। असल में मैं तकरीबन पिछले काफ़ी समय से जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आते हैं, तो मैं उसको बहुत धैर्य के साथ देखता हूँ। तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिल जाती है,
जिस पार्टी को ज़्यादा लीड मिल जाती है तो अंत में 2-4 सीटों का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं, सरकार उसी पार्टी की बनती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बना लेगी? हाँ, बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो सरकार बनने जा रही है, वो बीजेपी की बनने जा रही है। नहीं, इस चीज़ से मैं आपकी राय हो सकती है, पर मैं इत्तेफ़ाक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और अभी बहुत समय बाकी है। चूँकि शुरू में कांग्रेस काफ़ी हद तक आगे लीड कर रही थी और फ़िलहाल वक़्त में तो अभी क बीजेपी जो है लीड कर रही है। तो हम बात कर रहे हैं अब जम्मू कश्मीर की। तो मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत आगे चल रही है। मैं कह सकता हूँ कि 40 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है और 16-17 पे कांग्रेस आगे चल रही है, 7 से 8 पे पीडीपी लीड कर रही है, वहीं 20 से 22 पे बीजेपी लीड कर रही है। तो मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो अलायंस है उसमें 2-3 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सरकार बन जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा मशवरा यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक़्त में जिस तरीके से कांग्रेस लीड कर रही है, तो वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो अपनी मिलके सरकार बनाना चाह रही है। तो चूँकि हमने देखा कि पिछले दिनों में बीजेपी ने 370 वहाँ से हटा दी गई, तो ऐसा क्या वजह रही जम्मू कश्मीर में? और सरकार काफ़ी दावा करती है बीजेपी सरकार के जम्मू कश्मीर में हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, काफ़ी विकास किया है, तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि बीजेपी वहाँ पीछे चल रही है? ये फैसला करती है जनता। देखिए, डेवलपमेंट या फिर काम या फिर लोगों को रोज़गार मिलना, ये तो एक हमारे इंडिया के अंदर बहुत निचले हिस्से में देखा जाता है। जिस जगह गवर्नमेंट कतई तौर पे काम नहीं करती है, उस जगह सरकार बनती है। हमने अपनी निगाहों से देखा है सरकार बनते हुए। तो कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट या फिर कोई काम इनके काम नहीं आ रहा है। लेकिन जो एक किन के काम नहीं आ रहा है? बीजेपी के काम नहीं आ रहा है और जो नहीं, तो कांग्रेस आप ने ये कह रहे हैं कि विकास किया है कश्मीर में हाँ, बीजेपी ने? मानता हूँ विकास किया है। नहीं, मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है जम्मू कश्मीर में, तो मैंने देखा कि जो टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयी हैं, उनके बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई। तो ये किस तरह का विकास आप कह सकते हैं इस देखिए, चीज़ को? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो या फिर नौकरियाँ 370 हटा दिया गया, जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ था, उनका अधिकार था, और लोगों में काफ़ी नाराज़गी है इस चीज़ को लेकर। तो आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने काम किया है, वहाँ की जनता काफ़ी हद तक इस चीज़ से नाराज़ है और हम बड़े-बड़े राजनीतिक जो लोग हैं उनको सुनते हैं, देखते हैं तो उनकी नाराज़गी उनकी ज़ुबानी ज़ाहिर होती है। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी ने विकास किया है, तो आप ऐसा मुझे विकास बताइए जो बीजेपी ने वहाँ विकास किया है? देखिए, बीजेपी ने जो पिछले जितने भी समय से वहाँ अपनी गवर्नमेंट बना कर के रखी है, जो 370 का मुद्दा और वहाँ के आतंकवाद का मुद्दा, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके नहीं, लिए सन 2014 के बाद तो आतंकवाद कश्मीर के अंदर बढ़ा है, कम कहाँ हुआ है? उनके ये नज़रिए पूरी से रिपोर्ट है। उनके नज़रिए से नहीं, जो ये सरकारी आंकड़ा है, उनका नज़रिया मैं नहीं। मानता हूँ आपकी बात, ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन उनके नज़रिए से जो आपको 370 पता को होगा कि हटाया है। पुलवामा हुआ और इसके अलावा और भी बहुत सारे और लगातार राजौरी, पुंछ में अभी काफ़ी अटैक हुए। मैं देखा एक बार मैं तरहाल में था, तो वहाँ पर जो आर्मी कैंप है, वहाँ कई लाख आर्मी वहाँ मौजूद रहती है, तो वहाँ हमला कर दिया गया। मैं ठीक 2 दिन बाद वहाँ तो पहुँचा था। उसमें काफ़ी आतंकवादियों को मार के ढेर भी तो किया था, ये भी आपने देखा होगा। नहीं, मारना तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो मरना ही चाहिए। अगर कोई आतंकवाद करता है तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन क्यों हो रहा है, ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी है ना। अब देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है और इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है, तो फिर छोटी-मोटी बातें तो बड़े-बड़े शहर में नहीं, होती रहती ये है। छोटी-मोटी बात नहीं है, आतंकवाद को बढ़ावा देना या आतंकवाद का फूलना-पलना ये छोटी तो बात नहीं है। आपका क्या नज़रिया है कि बीजेपी ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है? नहीं, फ़िलहाल में जो आंकड़े हैं वो यही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ा है। जी, तो ये आपके नज़रिए से है। नहीं, मैं सरकारी देखिए, आंकड़े बता रहा हूँ। मेरा कोई नज़रिया नहीं है, किसी भी मैं चीज़ में सरकारी आंकड़े की बात कर आप रहा हूँ। दिखाइए।
हाँ, मैं आपको दिखा दूँगा, स्क्रीन पे चला दूँगा। हाँ, बिल्कुल, आप इसको स्क्रीन पे चलाइए। लेकिन जहाँ तक कि हम समझते हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी ने वहाँ 370 हटाया और उसके बाद में जो आतंकवाद को जिस तरीके से ख़त्म किया अच्छा, है, मेरा आपसे एक तो यहाँ उसको सवाल लेकर ये है, के क्या 370 हटाना जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर था या नुकसान था? अच्छा, वहाँ आप नहीं चाहते कि जिस धरती पर हिंदुस्तान के अंदर एक ही ज़मीन हो और वहाँ कोई दूसरे लोग जा कर के ना बसें? या वहाँ अपना काम ना करें, आप चाहते हैं? वो एक नहीं, हिंदुस्तान का लोग तो हिस्सा अब है, भी नहीं बस पाए। वो तो एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू-कश्मीर के अंदर जब से 370 हटाया गया है, तब से लेके आज तक वहाँ पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है या देखा है कि वहाँ पर कोई शख्स ने, किसी ने भी कोई जगह नहीं ली है। नहीं, अगर नहीं ली है तो वो उनकी अपनी माशी हालात में चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन वहाँ आज़ादी तो दे दी गई है कि वहाँ आप रह सकते हैं, आप वहाँ अपना कारोबार कर लेकिन सकते ले हैं, वो अपनी वो कंपनी वो चला सकते हैं। वो ठीक है, कंपनियाँ तो पहले भी चलती थीं, वो कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ़ ज़मीन का था। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि जम्मू-कश्मीर के अंदर 370 हटाने के बाद में जो उनके अधिकार थे जम्मू-कश्मीर के, चूँकि आपको पता होगा जम्मू-कश्मीर जब अपना एक अलग स्टेज हुआ करता था, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता था। और लेकिन नेहरू जी के बीच में समझौता हुआ और ये उनको अधिकार दिया गया। वो उस टाइम चाहते तो अपना स्टेट अलग बना सकते थे, अपना राज्य अलग बना सकते थे, अपना देश अलग बना सकते थे। लेकिन नेहरू जी के जो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के जो वालिद मोहतरम थे और नेहरू जी के जो काफ़ी करीबी थे, तो उन्होंने समझौता किया कि हम राज्य के रूप में भारत के अंदर शामिल रहेंगे और हमें इस तरह के अधिकार दिए जाएँ। तो वो अधिकार जम्मू कश्मीर का एक विशेष उनका अधिकार था जो सिर्फ़ उनके लिए था। उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी पुलिस फ़ोर्स हुआ करता था, उनका अपना हर चीज़ उनका अपना सिस्टम था। आज वो ख़त्म कर दिया गया, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि उनका अधिकार छीन लिया गया है। नहीं, इसमें ये किस टाइप की आज़ादी है? अगर किसी चीज़ को लेके समझौता हो चुका है, तो उसके बाद में आप उनके समझौते को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, आप इस बात को नहीं मानते कि अगर हिंदुस्तान में किसी ज़मीन पर, किसी जगह पर एक कैद लगा कर के वहाँ 370 या कोई और ये धारा उनका उसको विशेष लगा दी गई अधिकार है, थी, कानूनी तो वो अधिकार है। आज़ादी है, हाँ, वो आज़ादी है। ये उनके लिए एक प्रॉफ़िट था, उनके लिए ये एक विशेषता थी, उनका ये अधिकार था। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं आपकी इस बात से नहीं, सहमत ये नहीं तो हूँ। कानून ने दिया था जो उनको। जो बीजेपी ने वहाँ 370 को हटाया है और जिस तरीके से आतंकवाद को ख़त्म किया है, तो ये बीजेपी वालों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए बीजेपी ने बहुत बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया है, जिसके नतीजा कि अब तक वो सरकार में वहाँ बने रहे, लेकिन इस बार कुछ उलटता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं, मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा, चूँकि बीजेपी वहाँ सरकार में नहीं है और वहाँ गवर्नमेंट जो है वो राज्यपाल है, वो कोई सरकार नहीं है वहाँ पर 10 सालों से। मैं और 10 मानता साल हूँ के बाद इलेक्शन जो हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो मैं मौलाना उमैर साहब आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 370 हटाने के बाद आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर आतंकवाद ख़त्म हुआ, तो मुझे ऐसी तो कोई सरकार का डाटा नज़र नहीं आ रहा है कि आतंकवाद वहाँ पर ख़त्म हुआ हो। लेकिन मेरा आपसे, चूँकि ये आपकी अपनी राय है, आप रख सकते हैं। मेरा काम सिर्फ़ सवाल पूछना होता है और जवाब देना आपका काम होता है, ये आपका अपना निजी मामला है, इसमें मेरा आपसे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद आपके नज़रिए से वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? 370 हटने के बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी ज़मीन पर किसी भी एक धारा को लगा कर के किसी एक विशेष तरीके से किसी एक समुदाय के हक में उसको दे देना, ये हिंदुस्तान का कोई इंसाफ नहीं। इसलिए नहीं, तो बीजेपी ने उसको हटा करके सबको इस आज़ादी दे दी है। इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें मतलब आप ले लिए एससी एसटी, फिर तो ये भी ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, ये चीज़ अलग है, सारी चीज़ों की मिसाल सारी चीज़ों से नहीं दी जा नहीं, सकती। आप ये कह रहे हैं कि एक कौम को या एक कास्ट को जो विशेष अधिकार दिया गया है, मैं वो मैंने वहाँ पर मैंने 370 हटा के ख़त्म कर दिया। मैंने सिर्फ तो ये जो कहा एसटी किसी एस एक समुदाय को हाँ,
हाँ, वो जो कश्मीर के लोग हैं, मैं भी वही बात किसी कर एक रहा हूँ। समुदाय, जाति की बात नहीं की मैंने, ना किसी धर्म की बात की। मैंने ये कहा किसी एक कम्युनिटी को किसी एक चीज़ का लाभ मिले, तो ये आज़ादी हाँ, का तो काम नहीं है। एससी एसटी भी तो यही है, उसमें भी तो एक समुदाय को लाभ मिल रहा है ना एससी एसटी में, वो चीज़ उसको भी हटा देना चाहिए वो फिर चीज़ तो। अलग है, वो अपने जाति के हिसाब से, जाति नहीं, वो वो उसमें कई जातियां, वो जाति से मतलब वो नहीं है। अपनी जाति के हिसाब से या एससी अपने धर्म के एसटी हिसाब में से, एससी एसटी की बात कर रहे हैं ना आप, बहुत जो उनको बिरादरियां, बहुत आरक्षण जातियां जो हैं, मिला हुआ वो है, गलत है ना फिर इस हिसाब से। किस नज़रिए से गलत है बताइए आप? वो एक कई उसमें कई जातियां हैं, उनको विशेष कर दिया गया है कि ये आपको ये मिलेगा, नहीं, फिर तो वो गलत है ना। मैं आपकी बात ये मानता हूँ कि एसटी एसटी में जो भी उनको अधिकार दिए हैं, तो वो उनके अपने ज़ाती अधिकार हैं। वो कोई ज़मीनी हकीकत का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 धारा लगा हुई थी, तो उससे ज़मीनी ताल्लुक था, हाँ, लेकिन ये इनसे हमने तो ज़मीनी जम्मू ताल्लुक नहीं कश्मीर है। के अंदर ये भी देखा है कि वहाँ पर जो नौकरियाँ थीं तो वो भी बहुत तादाद में ख़त्म कर दी गई हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं। जो नौकरियों को ख़त्म किया गया है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कहीं न कहीं कुछ काम सही भी रहते हैं, कुछ काम गलत भी रहते हैं। जो नौकरियों को ख़त्म किया गया है, इस बात से मैं कतई तौर पे सहमत नहीं हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, उमैर रज़ा जादवपुरी से ये हमें बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटा दी गई, तो उससे कहीं न कहीं वहाँ के लोगों को इंसाफ मिला है। ये इनका अपना निजी मामला है, अपनी राय रख रहे थे। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर आतंकवाद जैसे पहला था, वो आज भी है। और बराबर में मौलाना उमैर रज़ा साहब ये भी कह रहे थे कि वहाँ पर जिस तरह से नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, वो सरकार की जो है गलती है, और सरकार को इस चीज़ पर सुधार करना चाहिए। डेली भारत देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, मैं तौकीर रज़ा, मेरे साथ में जनाब मोहतरम नईम ज़ैफ़ी साहब।